पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर बाबू, राष्ट्रीय सचिव माननीय किरीट जी, महाराष्ट्र के सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर रमापति राम जी, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी विनोद जी, मुंबई के अध्यक्ष आमदार गोपाल शेट्टी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तारा सिंह जी, दूसरे विधायक माननीय प्रकाश मेहता जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे जी, प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए वहां के जुझारू और संघर्षशील लोक नेता मेजर सुनील द्विवेदी जी, राज पुरोहित जी, उत्तरांचल के उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार राजेश नथानी जी, श्री जयप्रकाश ठाकुर, विद्या ठाकुर, आर्यू सिंह, दीनानाथ तिवारी, श्री राजेश शर्मा, श्री शमशेर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी आघाड़ी के सभी प्रमुख नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सभी सम्मान्य पदाधिकारी, मुंबई के सभी वर्तमान पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों ने मेरा जो एक भावस्पर्शी स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभार मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में महाराष्ट्र में ही और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शुरुआत की। जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था तो किरीट सोमैया जी एक बार मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी में आइए। ये विषय जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाने की जल्दी मत करिए, पहले विद्यार्थी परिषद में और कुछ दिन काम करिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शुरुआत करिए। मैंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की शुरुआत की। मैं हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड समिति का जनरल सेक्रेटरी था और उस समय लॉ कॉलेज में फाइनल ईयर में था। रात को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के किसी इंजीनियर को पटाकर वो जो सीडी रहती थी वो 2 साइकिल पर लटकाकर और प्रिंटिंग प्रेस से वो चिक्की खरीद के पोस्टर ऊपर चिपकाने का काम मैं अनेक बार करता था। दीवारों पर लिखने के लिए जब हम कार्यकर्ता जाते थे, उनमें से अनेक कार्यकर्ता आज भाजपा में अच्छे कार्यकर्ता हैं और मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा होने के कारण सफेद रंग मारने का मैं काम करता था और जिनके हस्ताक्षर अच्छे रहते हैं वो उसके ऊपर चलो कस्तूरचंद पार्क अटल बिहारी वाजपेयी जी की जाहिर सभा करके लिखते थे। मैं सब आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि सबसे नीचे लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मैं गरीब किसान परिवार का मेरा जन्म हुआ, परिवार का नाम बहुत बड़ा था, मालगुजार थे हम लोग। मेरा जब जन्म हुआ तब परिवार की हालत बहुत खस्ता हुई थी। हमारे बड़े बड़े बाड़े थे पर उतनी संपत्ति परिवार के पास नहीं थी और ऐसे स्थिति में एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता जिसके माँ बाप पिता कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ना जिनके पास कोई सत्ता है, ना कोई एमपी था, ना कोई एमएलए था, ऐसे परिवार का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में पूछा था कि मनमोहन सिंह जी
प्रणब मुखर्जी जी या चिदंबरम जी सपने में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सपना भी देख नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी ये गांधी परिवार के लिए सुरक्षित है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी। आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय क्यों कर रही है, और इतना ही नहीं तो मुझे बहुत कार्यकर्ता मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपने ये निर्णय क्यों किया है। ये पूछने की ताकत, ये पूछने का धाड़स केवल भारतीय जनता पार्टी में है। पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा कितना भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको एक ही निकष है कि मैडम से सबसे ज्यादा लॉयल कौन है, उसी को आगे जाने का मौका मिलता है। वहां की लॉयल्टी व्यक्तियों के साथ है, परिवार के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की लॉयल्टी ये देश के साथ है, समाज के साथ है, गरीब व्यक्ति के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ है। ये मुझे लगता है इसमें फर्क है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस देश में हमारी जो विचारधारा है, जिसको लेकर हम चलते हैं, वो विचारधारा यही है कि मातृ मंदिर का समर्पित दीप हूं मैं, चाह मेरी कि मैं जलता ही रहूं, जलता ही रहूं, जलता। हमारी विरासत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, ऐसे राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारों के जीवनों से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा विचार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम यही बात सीखे हैं, और यही संस्कार हमारे ऊपर हुआ है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। मैं आपको खुले तौर से बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद ये भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल करनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो जातीयवाद है, सांप्रदायिकता है, ये भाषावाद है, ये संकुचित वृत्ति है, प्रांतवाद है, इसको दूर करके हम अगर कोई विचार को इस देश में लाना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं, इस देश के साथ। मैं स्टूडेंट था और लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, तब इलस्ट्रेटेड वीकली नाम का एक मैगजीन आता था, और उसमें एक लेख मैंने पढ़ा था। एक अमेरिकन पत्रकार हिंदुस्तान में आए और पूरे देश का प्रवास करने के बाद उनकी मुलाकात उसमें छापी गई थी। उनको वीकली के रिपोर्टर ने पूछा कि आपने हिंदुस्तान में क्या देखा है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु में गया था, वहां मैंने तमिलनाडु व्यक्ति को, तमिल संस्कृति को, तमिल भाषा को मैंने देखा। मैं जब महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में मराठी व्यक्ति, मराठी संस्कृति और वहां के मराठी व्यक्ति को मैंने देखा। मैं जब आंध्र प्रदेश में गया तो वहां का तेलुगु व्यक्ति, तेलुगु संस्कृति और तेलुगु भाषा को मुझे समझ में आई, वो मैंने देखी। ऐसा कहते हुए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के प्रांतों का वर्णन किया, और आखिरी में उसने एक टिप्पणी की, वो बहुत ही हम सबको विचार करने वाली थी। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक बात मुझे देखने के लिए मिली कि मुझे कहीं मराठी मिला, कहीं पंजाबी मिला, कहीं तेलुगु मिला, पर मुझे हिंदुस्तानी व्यक्ति बहुत कम देखने के लिए मिला। बहनों और भाइयों, मैं ये मानता हूं कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं मराठी हूं, मराठी साहित्य पर, मराठी काव्य पर, मराठी अस्मिता पर मेरा प्रेम है। मैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इनके विचारों को प्रेरणा के रूप में मानता हूं। मराठी गीतों को सुनता हूं।
मराठी संगीत में अनेक अच्छे गायक हैं, उनके गीतों को मैं अभी भी रोज जब भी कभी मुझे टाइम मिलता है, जब मैं हवाई जहाज में रहता हूं या मैं कहीं रहता हूं, तो मैं उसको सुनता हूं, क्योंकि मराठी भाषा पर, मराठी संस्कृति पर, मराठी विरासत पर मेरा प्रेम है। पर उसके साथ साथ हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदी के ऊपर और भारतीयता के ऊपर भी मेरा प्रेम है। और मैं ये मानता हूं कि मराठी और हिंदुस्तानी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, झगड़ा नहीं है। अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। इस अलगता में भी हमारी एकता है, हम यूनाइटेड है, हम एक है, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, ये महत्वपूर्ण है। क्या इस देश को जातीयवाद के आधार पर तोड़ा जाएगा? क्या इस देश में अस्पृश्यता के आधार पर, किसी उच्च नीचता की कल्पना के आधार पर समाज में हमारे कुछ बंधुओं के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा? क्या भाषा के आधार पर लोगों के साथ अन्याय होगा? क्या इस देश में किसी को कहीं जाने के लिए बंदी होगी? न संविधान अनुमति देता है, न संस्कृति अनुमति देती है, न विरासत अनुमति देती है। बहनों और भाइयों, इसका बहुत ज्यादा विचार मत करिए। हिंदुस्तान की राजनीति कैसी है? तो एक ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट 3 C's ऑफ द पॉलिटिक्स, कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल्स। देश में अगर कोई गलत बात होती होगी तो उसको बदलेगा। हम बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे, हम इसको बदल कर दिखाएंगे, इस देश को एक करके दिखाएंगे। यही विचार हमको आगे लेकर जाना है। बहुत चर्चा होती है कि भारतीयत्व अलग है, हिंदुत्व क्यों कहते हो, भारतीयत्व क्यों नहीं कहते? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए जिसमें हिंदुत्व की व्याख्या की है। हिंदुत्व यह किसी धर्म और मजहब के विरोध में नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ है गुड गवर्नेंस, सुशासन। हिंदुत्व का अर्थ है टॉलरेंस। हिंदुत्व का अर्थ है डेवलपमेंट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा की है। पर इस देश में वोट बैंक की राजनीति ने हमको गुमराह किया है। लोग सेक्युलर सेक्युलर बात करते हैं। आप घर में जाकर देखिए कि सेक्युलर शब्द का डिक्शनरी में अर्थ क्या है। आप चाहे उसके सेक्युलर इंग्लिश का अर्थ मराठी में निकालिए, हिंदी में निकालिए। सेक्युलर शब्द का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता कहीं लिखा नहीं। सेक्युलर का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, और हमारे यहां सेक्युलर शब्द का अर्थ किया जाता है धर्म निरपेक्षता। मैं मानता हूं ये अर्थ जो किया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी कुछ ऐसे अर्थ हो जाते हैं जिससे कारण गलतफहमियां पैदा होती है। मैंने एक को सवाल पूछा कि कांग्रेस के नेताओं को सवाल पूछा कि इंदिरा जी सेक्युलर थी, राजीव गांधी सेक्युलर थे, तो फिर उनके मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनको मंत्राग्नि क्यों दिया गया? आप मुझे इसका जवाब दो। बोले नहीं नहीं वो हिंदू थी। मैंने बोला यही तो मैं कह रहा हूं कि शासन सेकुलर चाहिए, मंत्री सेकुलर चाहिए, मिलिट्री सेकुलर चाहिए, मीडिया सेकुलर चाहिए, जुडिशियरी सेकुलर चाहिए, पुलिस सेकुलर चाहिए, प्रशासन सेकुलर चाहिए, पर व्यक्ति कभी सेकुलर हो नहीं सकता, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। आखिर जो मृत्यु के बाद उसके धर्म के अनुसार उसका अंत्य संस्कार होगा।